Hello my dear students, welcome back to my channel Scholarly Minds and I hope you all are doing great. So guys, यहाँ पर हम सभी जो हैं आपके BHTAE 182 के यानी कि हिंदी भाषा और संप्रेषण के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर रहे थे. आज यहाँ पर मैं आपको आपके फाइनल रिवीजन करवाऊंगी एग्जाम के लिए. ये मेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का पार्ट 3 वीडियो है. अगर आपने अभी तक बाकी के 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप लोग इस वीडियो के बाद जाकर उन पार्ट्स को भी देख सकते हैं. ठीक है. यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन. यहाँ पे बच्चों जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसके अंदर हमें बताना है संज्ञा और उसके प्रकारों के बारे में. तो अभी बचपन से हम लोग संज्ञा को पढ़ते आ रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है जो हमें समझ में ना आए. ठीक है. तो सबसे पहले बस हमें अपने आंसर राइटिंग पे थोड़ा सा फोकस करना है, क्योंकि आप जितना अच्छा आंसर लिख कर आओगे उतने ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे. ठीक है. संज्ञा क्या होती है वो हर क्लास के लिए हर किसी के लिए सेम ही होता है. तो यहाँ पर हमें बताना है कि जिस शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध होता है उसे हम क्या कह देते हैं, उसे हम कह देते हैं संज्ञा. तो इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव का कुछ ना कुछ नाम होता है ना. दुनिया में जो भी चीज होती है हर किसी का नाम होता है. तो जो संज्ञा और नाम है दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, समानार्थी शब्द हो जाएंगे, यानी कि एक दूसरे के सिनोनिम्स हो जाएंगे. अब यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे संज्ञा के प्रकारों के बारे में, जिसमें सबसे पहले हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा आता है जिसको हम इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहते हैं. जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है वो किसी विशिष्ट व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्त करती है, जिसमें हम राम, दिल्ली, गंगा, भारत ये सब कहते हैं. अब मैं गंगा को नदी ना कहकर मैंने स्पेशली क्या बोल दिया, गंगा बोल दिया. तो यहाँ पर ये जो गंगा वर्ड है ये क्या हो गया, मेरा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई. और वहीं अगर मैं उसको नदी बोल देती तो जो नदी शब्द हो जाता वो मेरा क्या हो जाता, ये जो हम यहाँ पर जातिवाचक पढ़ेंगे ये क्या हो जाता, मेरा जातिवाचक संज्ञा हो जाता. ठीक है. तो किसी को लड़का, लड़की, पुस्तक बोल देना. ठीक है. किसी का नाम ना लेकर हम उसको किसी कॉमन टर्म से अगर बुला दें तो वो हो जाता है आपका जातिवाचक संज्ञा. उसके बाद बच्चों आपका नेक्स्ट जो है वो है आपका भाववाचक संज्ञा, जिसमें हमें अपने भाव पता लगते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी को बोलूँ कि वो बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट है, ठीक है, तो क्या उसकी ऑनेस्टी को हम लोग टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, नहीं छू सकते. ठीक है. तो यहाँ पर हमें ऐसी संज्ञा होती है इसके अंदर, ऐसे वर्ड्स जो हमारी भावनाओं को, हमारे गुणों को, हमारे विचारों को व्यक्त करते हैं ना, उन्हें हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं. इसमें आपका उदाहरण आ जाएगा प्रेम, डर, खुशी, विश्वास, ये सब आपका क्या है, भाववाचक संज्ञा है. तो ये अमूर्त होती हैं और हम इन्हें केवल अनुभव या महसूस कर सकते हैं. फिर आपके होते हैं द्रव्यवाचक, यानी कि आपके मटेरियल नाउन्स. तो यह किसी पदार्थ या सामग्री के नाम होते हैं. ठीक है. किसी भी पदार्थ का नाम, किसी भी मटेरियल का नाम. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप लोग कह सकते हो सोना. ठीक है. जो आपका गोल्ड होता है, सोना, चांदी, ये सब भी आपके क्या हो जाते हैं, आपके मटेरियल नाउन्स हो जाते हैं. फिर आपका होता है समूहवाचक संज्ञा, जो कि किसी समुदाय के लिए हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि सेना. ठीक है. बहुत सारे जो सैनिक होते हैं उनकी एक क्या होती है, सेना होती है. बहुत सारे जानवर जो होते हैं उनका क्या हो जाता है, झुंड हो जाता है. तो यहाँ पर जो सेना शब्द है, झुंड शब्द है, मवेशियों का झुंड जो होता है, ये जो शब्द होते हैं ये हमारे कलेक्टिव नाउन्स यानी कि समूहवाचक संज्ञा में आते हैं. देन यहाँ पर संज्ञा के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दे रखे हैं, जैसे कि जो संज्ञा होती है वो प्रत्येक वाक्य में कहीं ना कहीं प्रेजेंट जरूर होती है. एंड नाउ गाइस, अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें सर्वनाम को स्पष्ट करते हुए उसके भेदों की चर्चा करनी है. तो यानी कि जैसे अभी मैंने आपको संज्ञा बताया है वैसे ही हमने सर्वनाम भी बचपन में बहुत बार पढ़ा होता है. ठीक है बच्चों. लेकिन सर्वनाम क्या होता है, तो वो शब्द जो हम संज्ञा के स्थान पर यूज करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं. जैसे कि मैंने बोला कि राम ने खाना खाया. ठीक है. जैसे मैंने बोला राम ने खाना खाया. ठीक है. यहाँ पर अब मैं सेकेंड लाइन बोलूंगी कि राम का पेट भर गया. अब मैं राम ना लिखकर क्या लिख दूंगी, उसका पेट भर गया. ठीक है. तो उसका पेट भर गया. तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो उसका वर्ड है ये मैंने राम के कॉन्टेक्स्ट में यूज किया है. तो यहाँ पर जो उसका शब्द है उसने संज्ञा के रिपीटिशन को रोका, कि जो मेरी संज्ञा है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए. तो यहाँ पे जो भी वर्ड संज्ञा के रिपीटिशन को रोकते हैं, संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं, ठीक है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं. ठीक है. अब सर्वनाम के प्रकारों में सबसे पहले बच्चों आपका पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, जैसे कि मैं, तुम, वह, हम, ये सारे आपके पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं. ठीक है. इसमें पुरुषवाचक के 3 पार्ट्स होते हैं, उत्तम, मध्य और अन्य पुरुष.
फिर आपके होते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि स्पष्ट रूप से वो चीज है कहाँ पर, ठीक है, कहाँ पर है वो चीज, क्या चीज है, कहाँ पर है। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है यह मेरी पेंसिल है, तो यह जो शब्द है ये क्या हो जाएगा, ये एकदम जो पेंसिल है उसको प्रॉपरली इंगित कर रहा है ना ये सर्वनाम। यह मेरी पेंसिल है, तो ये पेंसिल तो हमारा नाउन हो गया, ठीक है, हमारी संज्ञा हो गई, और यह जो इसके पहले लगा हुआ है यह क्या हो गया, हमारा सर्वनाम हो गया। तो यह और वह हमारे क्या हो जाएंगे बच्चों, सर्वनाम हो जाएंगे। उसके बाद होते हैं हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। सो प्रश्नवाचक सर्वनामों में बच्चों आपका आता है, जैसे कि हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो उस जो भी प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा उसके पीछे क्या लगा रहेगा, आपका क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। जैसे कि कौन तुम्हारे साथ था, तो यह क्या है आपका, यह आपका एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। फिर होते हैं हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो जिन शब्दों में किसी व्यक्ति, वस्तु आदि का निश्चित रूप से बोध हमें नहीं होता, ठीक है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु आदि का निश्चित रूप से हमें बोध नहीं होता, वहां पर अनिश्चय, उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में जो सर्वनाम किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर ऐसे संकेत करें कि उनकी स्थिति अनिश्चित या अस्पष्ट रहे, हमें पता ही ना चले क्या बोल रहा है, कहाँ बोल रहा है। जैसे मैंने बोला कि मुझे कुछ पैसे दे दो, अब कुछ में कितने भी पैसे हो सकते हैं, अनिश्चित है ना। तो यहाँ पे आपके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे कि मोहन आज कोई तुमसे मिलने आया, तो यहाँ पर कोई क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा। भोजन में कुछ गिर गया है, ठीक है, कुछ नहीं पता हमें, ठीक है, तो यहाँ पे कोई और जो कुछ है इसमें हमें अनिश्चितता का बोध हो रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर होते हैं हमारे संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है, जिससे हमें संबंधों का पता चलता है। दूसरे शब्दों में जिन सर्वनाम शब्दों का दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध ज्ञात हो तथा जो शब्द दो वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसी, तैसी, वैसी, ये सारे के सारे जो हैं ये आपके संबंधवाचक सर्वनाम हैं। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, उपयुक्त वाक्यों में बच्चों हमें संबंध दिख रहा है, तो यह आपका संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। देन आपके एग्जाम में ना जो शॉर्ट नोट है उसमें मैंने देखा था कि ये जो है मिश्र वाक्य पर शॉर्ट नोट आया था और देवनागरी लिपि पर भी शॉर्ट नोट आया हुआ है, तो हम एक बार इनको भी फटाफट से पढ़ लेते हैं कि मिश्र वाक्य क्या है। यहाँ पर बच्चों दो वाक्यों से मिलकर आपके मिश्र वाक्य बनते हैं, ठीक है। दो या दो से अधिक वाक्यांश जुड़े होते हैं जिनमें से एक तो स्वतंत्र होता है और बाकी अन्य उस पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि पूरा जो वाक्य होगा उसमें जो पहला वाक्य होगा वो आपका स्वतंत्र वाक्य होगा, बाकी के जो वाक्य होंगे वो उस पर आश्रित होंगे, उसी से रिलेटेड होंगे, ठीक है। यानी कि उन दूसरे वाक्यों का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा अगर पहला वाक्य ही ना हो, ठीक है। मिश्र वाक्य में कम से कम एक मुख्य वाक्य और एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे है मैं स्कूल जा रहा हूँ क्योंकि मुझे आज परीक्षा देनी है, तो यहाँ पर मैं स्कूल जा रहा हूँ ये आपका मुख्य वाक्य है और क्योंकि मुझे आज परीक्षा देनी है यह आपका आश्रित वाक्य है। अब एक बात बताओ, क्या इस आश्रित वाक्य का कोई अस्तित्व है पहले वाक्य के बिना, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसे समझ सकते हैं। देन इसमें आपका दूसरा एग्जाम्पल है, अगर तुम मेरे साथ आओगे तो मैं तुम्हें फिल्म दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे मिश्र वाक्य के उदाहरण हैं। इसके अंदर हमने क्या देखा कि दो या दो से अधिक जो वाक्य हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जिसके अंदर हमें देवनागरी लिपि पर शॉर्ट नोट लिखना है। यहाँ पे बच्चों आपके एग्जाम में देवनागरी लिपि पर शॉर्ट नोट आया हुआ था, तो आप लोग इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हमें बताना है कि जो देवनागरी लिपि है वो हमारे भारतीय उपमहाद्वीप की क्या है, एक प्रमुख लिपि है, ठीक है, जिसका उपयोग संस्कृत, हिंदी, मराठी, कन्नड़, नेपाली इन सारी भाषाओं को लिखने में किया जाता है। ओके, यहाँ पर इसकी विशेषताएं फिर आप लोग बताएंगे, इसमें अक्षरों का रूप बताएंगे कि इसमें 12 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। स्वरों में आपका ये एग्जाम्पल भी दे दोगे आप लोग और अपने व्यंजनों के भी एग्जाम्पल दे दोगे। फिर लिपि की जो दिशा है यह बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। स्वर अक्षर जैसे आ, बड़ा आ, व्यंजन का और गा होते हैं। व्यंजनों को स्वर से जोड़ा जाता है जिससे अन्य ध्वनियां उत्पन्न होती हैं, ठीक है। तो जो हमारे व्यंजन होते हैं, ठीक है, व्यंजनों में हम लोग मात्राएं लगाते हैं ना स्वरों की, जैसे कि उसमें हम आ की मात्रा लगाते हैं, ई की मात्रा लगाते हैं, तो इस प्रकार से हमारी अन्य ध्वनियां जो है वो बनती हैं।
फिर हमारे होते हैं संयुक्त अक्षर, जो कि हमारे 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं, जिसमें आपका श से क्षत्रिय आता है, ज्ञा से ज्ञानी और त्र से त्रिशूल आता है। फिर होती है रचनात्मकता की बात करें तो ये जो लिपि है ना केवल भाषाओं को लिखने के लिए बल्कि संगीत, गणित और धार्मिक ग्रंथों के लिए भी उपयुक्त मानी जाती है। फिर हम इसका इतिहास बताएंगे कि जो इसका इतिहास है वो प्राचीन संस्कृत से जुड़ा है और यह ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। किससे विकसित हुई है बच्चों? यह विकसित हुई है हमारी ब्राह्मी लिपि से। यह भारतीय संस्कृति और साहित्य के महत्वपूर्ण अंग के रूप में शास्त्रों, वेदों, उपनिषदों और महाकाव्यों और अन्य धार्मिक ग्रंथों की लेखन प्रणाली भी रही है। फिर यहाँ पर आप लोग अपना निष्कर्ष दे देंगे, तो इस प्रकार से जो है आपका शॉर्ट नोट पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों, यहाँ एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो पार्ट 1 और पार्ट 2 जिसने भी नहीं देखा है वो जाकर देख लो और कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे भी आप लोग ज़रूर विजिट करना। ओके गाइस, अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।